संसद में प्रचंड बहुमत के साथ महिला आरक्षण बिल पास हुआ, लेकिन इस बिल में ओबीसी यानी कि पिछड़ा वर्ग को लेकर नई जंग छिड़ गई है। क्यों ओबीसी पर सबकी निगाहें रुकी हुई हैं, ये आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन पहले ओबीसी नेता और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने क्या कहा है वो सुनिए। हम तो 33% नहीं, हम तो चाहते हैं 50% महिलाओं का आरक्षण कर दीजिए, लेकिन कम से कम उसमें ओबीसी महिला, जो वंचित शोषित समाज की जो महिलाएं हैं, जो अल्पसंख्यक महिलाएं हैं, उनका भी तो पार्टिसिपेशन होना चाहिए। जो अति पिछड़ी महिलाएं हैं, लालू जी भगवतिया देवी जो पत्थर तोड़ने वाली जो महिलाएं हैं उनको राज्यसभा बनाते हैं। मुन्नी रजक जो धोबी समाज से आती है, जो कपड़ा धोने का काम करती हैं, उनको एमएलसी बनाते हैं। तो हम तो चाहते हैं कि रिप्रेजेंटेशन जो है हर एक समाज का रिप्रेजेंटेशन हो। आखिर ओबीसी और अति पिछड़ों को, अल्पसंख्यकों को इसमें आरक्षण क्यों नहीं दिया गया? ये तो सवाल हम पूछेंगे। और आप लोग, हम तो पहले भी कहते हैं कि ओबीसी जो समाज है, जो पिछड़ा जो समाज है, वो लड़ाकू समाज है। अगर अधिकार नहीं दीजिएगा तो ईंट से ईंट बजा देगा और अपना अधिकार लेकर के रहेगा। चेतावनी तेजस्वी की यादव की साफ तौर पर दिखाई दे रही। जब भारत में अंग्रेज थे तो जनगणना के दौरान जातियों की भी गिनती करा करते थे। देश में पहली बार कब जनगणना हुई, उसमें आंकड़े क्या रहे, इसे समझिए। 1881 में देश में पहली बार अंग्रेजों ने जनगणना करवाई थी। इसमें जातियों की भी गिनती होती थी। 1931 तक जनगणना में जातियों की भी गिनती होती रही और 1941 में जातिगत जनगणना तो हुई, लेकिन इसके आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए गए। अब क्यों नहीं किए गए, ये किसी को नहीं पता। लेकिन जातिगत जनगणना बंद क्यों हुई? अंग्रेज जो वक्त वक्त पर जातिगत जनगणना कराया करते थे, वे जातिगत जनगणना कैसे आजादी के बाद बंद हुई और क्यों बंद हुई, इसे समझने की जरूरत है। आजाद भारत की पहली कैबिनेट में यह तय हुआ कि जातिगत जनगणना नहीं होगी, क्योंकि जातिगत जनगणना समाज को बांटती है, समाज में विभाजन करती है और ये आगे आने वाले समय के लिए बेहतर नहीं होगा। आजादी के बाद जो पहली जनगणना हुई थी उसके भी अपने संकेत हैं। आजादी के बाद जब पहली बार जनगणना हुई तो क्या हुआ होगा, सोचिए आप, मैं बताता हूं आपको। 1951 में यानी कि 1951 में आजादी के बाद पहली जनगणना हुई। 1951 यानी कि 1951 में सभी जातियों के बजाय सिर्फ एससी और एसटी यानी कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की गिनती हुई। जनगणना में एससी एसटी की गिनती इसलिए हुई क्योंकि उन्हें आरक्षण देने की बाध्यता थी, और उन्हें अगर आरक्षण देना है तो उनकी आपको गिनती करनी होगी। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए ये बताता हूं कि भारत में ओबीसी की स्थिति क्या है, क्योंकि ये भी समझने की जरूरत है भारत में ओबीसी का आंकड़ा क्या कहता है, क्योंकि ये महत्वपूर्ण है। आने वाले समय में इस पर पंचायत होगी, इस पर झगड़ा होगा, इस पर राजनीति होगी, इसलिए आपको यह समझना जरूरी है। ओबीसी का आखिरी ऑथेंटिकेट डाटा, आधिकारिक डाटा क्या है? 1931 में जनगणना का है, इसके बाद का नहीं। 2011 की सामाजिक आर्थिक जनगणना के डेटा सार्वजनिक अब तक नहीं किए गए। 100 साल पुराने आंकड़ों के अनुसार देश में 52%, 52% ओबीसी की आबादी है। कब? 100 साल पहले। किसी भी राज्य में आबादी 45% से कम नहीं है। कुछ राज्यों में आबादी 60% से ज्यादा है। पिछड़ी जातियों को 27% आरक्षण मिलता है। और जो नई राजनीतिक भाषा है, जो नया राजनीतिक जुमला है, जो नया राजनीतिक नारा है, वो क्या है? जिसकी जितनी जाति उसको उतना आरक्षण। सोचिए क्या होगा। महिला आरक्षण बिल पर चर्चा के दौरान बार बार विपक्षी पार्टियां इसी की बात कर रही थी।
यानी कि आरक्षण में आरक्षण की मांग कर रही थी, खासकर ओबीसी के लिए। वो क्यों कर रही थी, यह भी समझना जरूरी है। लोकसभा चुनाव 2009 में बीजेपी 22%, कांग्रेस 24%, अन्य 5%। लोकसभा चुनाव 2014 बीजेपी 34%, कांग्रेस 15%, अन्य 51%। यह प्रतिशत बता रहा हूं कि ओबीसी किसके साथ है, किसको कितना वोट मिला, यह समझने की जरूरत है। अब 2019 के चुनाव में ओबीसी किसके साथ रहा? बीजेपी के साथ 44%, कांग्रेस के साथ 15% और अन्य के साथ 41%। यह राजनीति का आंकड़ा है। जब चुनाव हुए तो कौन किसके साथ था, उसमें ओबीसी किस पार्टी के साथ कितना था, यह आंकड़ा मैंने आपके सामने रखा। अब माना यह जा रहा है कि महिला आरक्षण बिल पास होने के बाद, महिला आरक्षण पास होने के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की सियासत में 2029 तक राजनीतिक रूप से एक बड़ी लकीर खींच दी है। जानकारों के अनुसार इसके सहारे बीजेपी अपनी जीत की दावेदारी सिर्फ 2024 के होने वाले लोकसभा चुनाव में ही नहीं, बल्कि आरक्षण के लागू होने वाले वर्ष 2029 तक का पूरा खाका खींच चुकी है। इस दौरान सिर्फ 2029 के लोकसभा चुनाव ही नहीं, बल्कि उससे पहले होने वाले देश के अलग अलग राज्यों में तकरीब सभी विधानसभा चुनाव में भी इसका बड़ा सियासी माइलेज मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। ये तो बीजेपी की आगामी राजनीतिक दूरदर्शिता हुई। लेकिन गुरुवार को जब से राज्यसभा में बिल पास हुआ, उसके बाद से देश में इस बिल पर चर्चा लगातार जारी है। देशवासियों के साथ बीजेपी ने भी बिल को लेकर जश्न भी मनाया। ऐतिहासिक महिला आरक्षण विधेयक के संसद में पारित होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी मुख्यालय में पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं का अभिवादन किया। इन्होंने महिला कार्यकर्ताओं के पैर भी छुए। उसके बाद महिला मोर्चे की कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन किया। इस कार्यक्रम में भाजपा की सभी महिला सांसद, दिल्ली की सभी महिला पार्षद और अन्य महिला जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी रही। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वो आज देश की हर माता को, बहन को, बेटी को बहुत बहुत बधाई देते हैं। इधर महिला आरक्षण को लेकर सियासत लगातार तेज होती जा रही है। जनगणना और परिसीमन राजनीति के केंद्र में है, तो ओबीसी आरक्षण भी चर्चाओं में है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने महिला आरक्षण विधेयक में ओबीसी आरक्षण को लागू करने की मांग भी की है। जैसा कि आपके सामने टीवी स्क्रीन पर 6 तस्वीरें बनी हुई हैं, आप देख सकते हैं भारत का शक्ति पर्व। इसके साथ साथ महिलाओं में खुशी का माहौल आपको दिख